Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing good and also I am very much fine. Thanks for coming again on my YouTube channel and I am back with my another video. If you are new to my channel then go below and subscribe my channel. सो आज की जो हमारी वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है, स्पेशली टीनेजर्स, स्टूडेंट्स एंड अपकमिंग कॉलेज कमर्स आई कैन से, बिकॉज आज की बात होने वाली है किसकी? इंग्लिश की। सो आई नो आजकल इंग्लिश बहुत ट्रेंड बन गया है, ऑल्सो इट बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर लेवल पे चाहिए आजकल। अगर आपको जॉब चाहिए तो इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आपको बाहर जाना है स्टडी के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए तो इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आपको ये करना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आपको वो करना है तो इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब हर चीज़ के लिए आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। इवन आपको अगर किसी अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी क्वालिफाइड इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो उसके लिए आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं इतनी कोई क्वालिफाइड नहीं हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। हाँ ओके मुझे इंग्लिश आती है, मैं कह सकती हूँ, बाकी आप लोग बताना मेरे इंग्लिश का लेवल कैसा है। सो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा आइल्स आप लोग कहते हो या फिर IELTS बोला जाता है उसे एक्चुअल में। कई लोगों से आइलेट्स भी बोलते हैं और कई लोगों से आइलेट्स, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपने अपने प्रोनाउंसिएशन में। सो अगर मैं बोलूँ IELTS का मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अगर मैं सच कहूँ, और अगर मैं झूठ कहूँ तो इतना अच्छा भी नहीं था। वो कैसे, वो मैं आपको मूविंग फर्दर वीडियो में समझाऊंगी। एक्चुअली द फर्स्ट थिंग इज मेरी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मैंने डिसाइड कैसे किया, एकदम से मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड इन बिटवीन एकदम से प्लान बना कि फॉरेन जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फिर इसी स्टडीज़ को ब्रेक डाउन करके मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी कुछ नहीं पता, कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है, तो सो अपने आप से एजम्पशंस मत क्रिएट करना, बिकॉज सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबकी लाइफ डिसीज़न लेने का तरीका अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी इतना कोई परफेक्टली डिसाइडेड नहीं है। मैंने जस्ट आइल्स का एग्ज़ाम दिया है तो उसी की मैं जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पिछले ईयर मैंने जैन में सोचा था कि मैं आइल्स का एग्ज़ाम दूंगी टू कंटिन्यू माई फर्दर स्टडीज़ इन अब्रॉड, बट उस टाइम तक ऐसा नहीं था कि कब जाना है, कैसे जाना है या ड्रॉप आउट करना है, कुछ नहीं सोचा था। सिर्फ इतना पता था कि बाहर जाने के लिए आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है। तो मैं यहीं पास में गई किसी इंस्टीट्यूट पे, मैं नेम नहीं मेंशन करूँगी। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा ऐसा होता है, हाँ आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल्स का टेस्ट होता है बेसिकली। उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड दैट राइटिंग वन। बट आई थिंक द वर्स्ट पार्ट इज रीडिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बिकॉज क्या होता है कि हम उसे एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं। रीडिंग में बेसिकली होते तो कॉम्प्रीहेंशन टाइप ही है जो हमने 12th तक करा होता है, बट बहुत एडवांस लेवल का होता है, तो इसलिए हमें वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है। मेन थिंग उसमें हमें क्या चाहिए होती है, सिनोनिम्स आने चाहिए एंड एंटोनिम्स आने चाहिए ऑब्वियसली। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स होते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं होते, वो हमें आने चाहिए। तो मतलब बहुत से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं रीडिंग को करते वक्त। बट बहुत अच्छा था सब, इतना बुरा भी नहीं था। अब अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मेरा इंग्लिश का लेवल मैं मानती हूँ अच्छा था, बट जब मैं आइल्स करने गई तो मुझे लगा मैं तो निल हूँ। बिकॉज हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें हिंदी हमारी मदर टंग है ऑब्वियसली, तो हमें जो समझाया जाता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंग्लिश को भी हिंदी में कन्वर्ट करके समझाया जाता है ताकि हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छे हों और हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आई नो, बट बहुत ज़्यादा लैक होती है इंग्लिश। कहीं ना कहीं हम बचपन से बेस तो बनाते हैं इंग्लिश का, पर हम उस लेवल को नहीं टच कर पाते जो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है बड़े होकर अपनी इस एज में।
सो उसके लिए हमें कोचिंग लेनी पड़ती है। जब हमें IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ता है तो उसके लिए हमें कोचिंग लेनी पड़ती है, बहुत सारे पैसे भरने पड़ते हैं। ऑब्वियसली इस अमाउंट को एक्सक्लूड करके आपको आइल्स के एग्ज़ाम की भी अमाउंट पे करनी पड़ती है, विच इज़ नियर अबाउट 15,000 एंड समथिंग, आई डेंट रिमेंबर। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 15,000 एंड समथिंग होते हैं। और एक और बात, आइल्स का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो 2 ईयर्स तक वैलिड होता है, कि अगर आपने एक बार आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया तो वो 2 ईयर्स तक आपका वैलिड है, कि आप 2 ईयर्स के इन बिटवीन कभी भी अपना वीज़ा एंड ऑल तब लगवा सकते हो। कि अगर अभी आपका प्लान नहीं है तो आप उसे पोस्टपोन करके उन 2 ईयर्स के बिटवीन आपके एग्ज़ाम डेट से लेकर आप उसके बीच में कभी भी अपना वीज़ा एंड ऑल करा सकते हो। ये एक बेनिफिट है इसका। बट the thing is how you can clear the IELTS examination. First of all, IELTS होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। क्योंकि अब वी ऑल नो कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अब बाहर जाने के लिए आपको इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, वरना क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपके ऊपर कि आपको इंग्लिश नहीं आती, बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना। तो उसके लिए वो नहीं चाहते कि आपकी बेइज्जती हुए, इसलिए वो आपका एक IELTS टेस्ट लेके भेजते हैं ताकि आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल्स पता लग सके कैसे हैं और आप कैपेबल हो उस कंट्री में जाने के लिए या नहीं। दैट्स ऑल। अब मैंने आपको बताया कि मैंने जान में सोचा था इस बारे। फ्लडिंग बैक, आई रिमेंबर दैट कि उस टाइम मेरा कुछ ऐसा प्रॉपर प्लान नहीं था, बट मैंने एक जगह से कोचिंग लेनी स्टार्ट करी थी, बिकॉज ऑलरेडी मेरे को बहुत से लोगों ने डरा दिया था कि बहुत मुश्किल होती है। अब कुछ नॉलेज नहीं थी तो डर तो हो ही जाता है। और मैंने सुना है कि कई बच्चों ने 3 टाइम्स ट्राई कर लिया है, बट स्टिल दे आर वर्किंग कि हम शायद इस बार, शायद वो ये नहीं कहते कि हम प्रॉपरली इस बार क्लियर कर लेंगे, वो कहते हैं कि मे बी इस बार हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो उस अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मेरे अंदर एक फियर आप कह सकते हो कि जनरेट हो गया था। उस चीज़ का प्रेशर, एक बर्डन आ जाता है ना हमारे ऊपर कि, और उस बर्डन में ना हम अपना जितना हमें कुछ आता होता है हम वो सब भी भूल जाते हैं, नील हो जाता है ये ऊपर का माला हमारा तो वो ही मेरे साथ हो गया था। तो मैंने कोचिंग ली। ओके, पहले 15 डेज तो उन्होंने मुझे खींच के रखा। किस चीज़ में? बेसिक में। मतलब वो एक बच्चों की तरह ABCD नहीं सिखाते, वो वाला काम किया उन्होंने फर्स्ट 15 डेज। और उन्होंने फिर 15 डेज़ के बाद चलो थोड़ा करना स्टार्ट किया, बट मेरे को लगा कि मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पा रही है जितनी मुझे नीड है। क्योंकि मैं अगर एक बार पढ़ने लग गई ना तो मैं पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, ऐसा है। ऑल्सो आई एम अ बैक बेंचर, तो आप एज्यूम कर सकते हो। तो आई थिंक पढ़ना है तो दिल लगा के पढ़ो, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो 15 डेज़ तो सब अच्छा चल रहा था कि चलो हाँ इनका अपना लर्निंग पैटर्न होगा या टीचिंग पैटर्न होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं। बट आफ्टर 1 मंथ बहुत हो गया था, मैं बोर हो गई थी क्योंकि वो कुछ भी न्यू नहीं सिखा रहे थे, उन्हीं पुरानी चीज़ों को खींची जा रहे थे। और मुझे लग रहा था कि मेरा उससे बैंड स्कोर है। हमारा एक ना मॉक टेस्ट होता था, वीक के अंदर एक बार मॉक टेस्ट होता था जिसमें स्पीकिंग, रीडिंग एंड ऑल सबका टेस्ट होता था। तो उसमें मैं 6 बैंड से अप नहीं जा रही थी। मतलब लास्ट मेरा रहता था 5.5 या फिर 6, 5.5 या फिर 6, ये होता है बैंड स्कोर जो कि आपको आइल्स में चाहिए होता है मिनिमम। अगर आप हायर एजुकेशन के बाद जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको इन 6 बैंड स्कोर इन ईच मॉड्यूल चाहिए ही चाहिए। मैं अगर 6 भी स्कोर नहीं कर पा रही तो ये सोचो कि आप एग्ज़ाम में तो पता नहीं क्या ही आना है, वो प्रेशर लेवल और ज़्यादा जनरेट हो गया था। और साथ ही साथ क्या हुआ, मेरा कॉलेज तो चल ही रहा था तो बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे कॉलेज के, मैंने वो कोचिंग लीव कर दी थी। अब वो इतना बड़ा ब्रेक आ गया, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में मैंने दोबारा कहीं और से कोचिंग लेने की सोची, बिकॉज घर पे तो बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस हो पाती। अगर आप कहो जितनी मर्जी लाख कोशिश कर लो, आपका फ़ोन, आपका पता नहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आप वो उस प्रॉपर वे में एक 4 आवर्स की प्रैक्टिस जो होती है ना वो नहीं कर पाते। बट मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लेने की सोची, आई थिंक 1 मंथ की, यस 1 मंथ की।
she is a very good teacher. If I talk about her, she is an amazing teacher because उनकी वजह से मैं IELTS का एग्ज़ाम क्लियर कर पाई हूँ. Seriously, I hats off to her because her teaching skills are very good. And um, I will tell you later about her, because if you want to contact her, then I will mention her contact details in the next video for sure. Okay. मैंने 1 मंथ की कोचिंग ली उनसे, और उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, बाय गॉड, यहाँ से पता नहीं कहाँ ऊपर पहुँच गया था. मैंने अपने मम्मा पापा को कह दिया कि चलो ठीक है, अब मैं रेडी हूँ एग्ज़ाम फिल करने के लिए, तो आप मेरा एग्ज़ाम फिल कर दो. अब कंडीशंस क्या रखी गई थी कि मैं सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम दूंगी, जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं फेल हूँ चाहे मैं पास हूँ, मैं दोबारा एग्ज़ाम नहीं दूंगी. बिकॉज ऑब्वियसली यार, पेरेंट्स इतनी मुश्किल से कमा रहे हैं, अब तुम इतने टाइम की कोचिंग लेकर, पैसे भर कर भी, और इतने टाइम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के अगर तुम एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे तो यार फिर उनका तो पैसा वेस्ट ही हो रहा है ना. तो इससे अच्छा है कि अपना एक ही बार पूरा फोकस लगा दो उस चीज़ पे, और उसको एक एंड लेवल पे ले जाओ कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ. अपने ऊपर से सेल्फ मोटिवेशन नहीं कम होने देनी हमने, क्योंकि क्या होता है, जब हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, हमें किसी और मोटिवेशन की, आउटर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और इसी मोटिवेशन के थ्रू मैंने क्या किया, मैंने 4 to 5 hours अ डे प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें से वो डे के थे 4 to 5 hours. इफ़ आई टॉक अबाउट नाइट आवर्स, देन मैं एटलीस्ट 11 to 2 मैं प्रैक्टिस करा करती थी, जो मैम मुझे होमवर्क एंड ऑल दिया करते थे. सो आई थिंक दिस इज़ टू मच, बट दिस इज़ नथिंग मच इफ़ वी वॉन्ट टू. अगर हमने ठान लिया कि हमने ये करके दिखाना, तो ये कुछ भी नहीं है. एटलीस्ट जो बच्चे 12-12 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं कर पा रहे, अगर तुम 6 से 7 घंटे अपने दिन के उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहे हो, कुछ करने के लिए, कुछ गेन करने के लिए, जिससे आपको इंडिविजुअली प्रॉफिट होना है, उसके लिए अगर आप कुछ कर रहे हो, तो इट इज़ नथिंग मच. सो मैंने ऐसे करा. जब एग्ज़ाम फेल हो गया एंड ऑल, अब क्या हुआ, मुझे लगा था, जहाँ तक मैंने सुना था कि जो स्पीकिंग की डेट होती है ना, वो ऑलमोस्ट पेपर के एग्ज़ाम के बाद होती है. मतलब जो हमारा रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग होता है वो 1 डे होता है, और जो हमारी स्पीकिंग होती है वो डिफरेंट डे होती है. अब वो श्योरिटी नहीं होती कि वो डेट आपको क्या मिलेगी. हाँ, आपको LRW की डेट मिल जाती है, मतलब लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसकी डेट आपको मिल जाती है. बट जो स्पीकिंग की डेट होती है वो बिफोर 1 वीक आपको मिलती है LRW से. तो बिफोर 1 वीक मैं देहरादून गई हुई थी, वहाँ से मैं वापस आ रही थी. आई जस्ट नोटिस कि मेरे पास स्पीकिंग की डेट आ गई है, और वो दो नहीं, परसों है, और वो परसों है, और मैं जस्ट घूम के आ रही हूँ. मेरी कोई प्रेपरेशन नहीं है, मैं 2 दिन से एंजॉय करके आ रही हूँ देहरादून में. और जो मेरा स्ट्रेस लेवल था, मैंने वही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कार में. सीरियसली, यू कांट बिलीव, मैंने वही कार में अपने चाचू को कहा कि यू जस्ट टेक दिस एंड रैंडमली आस्क एनी क्वेश्चंस, आई विल आंसर दैट, बिकॉज द डे आफ्टर टुमारो इज़ माई स्पीकिंग डेट. एंड दैट डे वॉज हॉरिबल फॉर मी, बट आफ्टर दैट डे I was totally calm, because again I am speaking about self motivation. मैं बहुत self motivated person हूँ, मुझे पसंद है self motivated रहना, because I think it is a way to success. Yes, this is my personal opinion. तो चलो भाई, हो गई प्रैक्टिस, हो गई. नेक्स्ट डे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतनी सी भी प्रैक्टिस नहीं करी. कोचिंग पे गई, मैम के पास गई, मस्ती करके, थोड़ा बहुत करके, मतलब हाँ, थोड़ा बहुत कर लिया मैंने, इंट्रोडक्शन एंड ऑल. जो मेरा वीक पॉइंट था, लाइक क्यू कार्ड, तो उसमें मैंने ईडियम्स क्या होती है, मुहावरे होते हैं, जिनको हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, वो हम यूज़ करते हैं आइल्स की स्पीकिंग टेस्ट में. तो वो मैंने रिवाइज़ कर लिया कि हाँ चलो ये ठीक है, जिससे बैंड स्कोर इंक्रीज़ होता है. अब जब नेक्स्ट डे मेरी जो स्पीकिंग की डेट थी, वो मैंने करनाल का स्लॉट बुक किया था. तो स्पीकिंग की डेट थी लीला होटल में, आई थिंक इट्स लीला होटल. तो वहाँ पे थी मेरी, जो मेरा वेन्यू था लीला होटल था, तो वहाँ पे मेरी स्पीकिंग होनी थी. अब जो प्रेशर था ना, जब मैं लिफ्ट से ऊपर जा रही थी, वो लिफ्ट के साथ साथ मेरा प्रेशर भी ऊपर जा रहा था.
मतलब वो प्रेशर का लेवल जो यहाँ था ना, वो यहाँ मेरे सिर पे पार कर गया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ मेरे ऊपर किसी ने 10-15 किलो का बोझ रख दिया है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया था। बिकॉज एक हेजिटेशन होती है ना मन में कि हाई कुछ गलती ना हो जाए, कहीं एग्जामिनर को देखकर मेरा हेजिटेशन लेवल इंक्रीज हो गया, मेरी स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, मेरी वॉइस फंबल होने लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आने लग गए थे माइंड में कि जो मुझे आता होगा कहीं मैं वो भी भूल गई, कहीं मैंने ईडियम्स ना यूज़ करे, कहीं मैंने वो कैब ना यूज़ करे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही थी माइंड में। तो मैं जस्ट क्या किया उस टाइम, अपने जिनको मैं मानती हूँ हनुमान जी को, मैंने उनका नाम लिया और मैं चुपचाप जाके वहाँ उन्होंने मुझे जगह दी। उस टाइम कोविड की रिस्ट्रिक्शन चल रही थी, तो मैंने मास्क एंड ऑल सब वियर करा हुआ था। तो मैं वहाँ जाके चुपचाप बैठ गई, मैंने हैंड सैनिटाइज करे और मैं इधर उधर देख रही थी। उस टाइम कोई भी नहीं था मेरे आसपास, मैं सिंगल थी उस टाइम। लाइक इतने बच्चे नहीं आ रहे थे, और कुछ उन्होंने शिफ्ट भी ऐसी करी हुई थी। हाँ, एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मेरा टाइम था लेट, बट मैं जल्दी चली गई थी। तो मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने गई थी कि क्या होना है, कैसे होना है, और मेरा टाइम कब है, मैं कितनी देर पहले आऊँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आपका टेस्ट हो जाएगा। मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा सच में मैम? मैंने उनसे 2 बार पूछा, कहते हाँ जी आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एक बार अपने फादर को इन्फॉर्म करके आ रही हूँ। तो मैं नीचे आई, मैंने पापा को बताया कि वो कह रहे हैं अभी टेस्ट ले लेंगे। तो ठीक है, मैं सोचा था कि वहाँ पहुँच के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँगी, वो प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं मिल पाया मुझे। तो मैंने ठीक है चलो टेस्ट दे देते हैं। फिर उन्होंने मेरी फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, पासपोर्ट देखा, सिग्नेचर से कराए। देन उन्होंने कहा कि आप इसके बाद अब आप अंदर जाना। तो हार्ट बीट जो होती है ना, वैसे बाहर निकलने को आ जाती है उस टाइम पे, जब पता होता है कि हमारा नंबर आने वाला है। ओ माय गॉड, फिंगर क्रॉस जय सिया राम। सीरियसली मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन है, जो जिन्होंने मेरी फ़ोटो क्लिक करी थी या जो मेरे को गाइडेंस दे रहे थे कि अब आप जा सकते, वो भी मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रही है। बट मैंने उस टाइम अपना फोकस अपने आप पे रखा। ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही थी मैं कि अपने आप को काम डाउन रखूं, कि मैं नेचुरल रखूं बोलती हुई। ओके, देन मेरे को पता लगा कि मेरी बारी आ गई है। तो सबसे बड़ी मेरी टेंशन तब खत्म हुई जब मैंने देखा फीमेल टीचर है। बिकॉज क्या होता है, जब हम सेम जेंडर के सामने कोई टेस्ट या एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं ना, हम बहुत कंफर्टेबल सा फील करते हैं अपने आप को। तो वहाँ मेरा एक जो स्ट्रेस लेवल था ना, वो यहाँ से ना यहाँ आ गया। मैं कहा ओह थैंक गॉड। तो जैसी मेरी स्पीकिंग स्टार्ट हुई, ओके सब ठीक जा रहा था। ओके, तो मेरी पूरी स्पीकिंग अच्छी गई, बट जो लास्ट पार्ट होता है ना, एक फॉलो पार्ट होता है जिसमें आपको क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सम टाइम क्यू कार्ड से रिलेटेड होते हैं, बट सम टाइम नहीं भी होते हैं। तो उसमें ना मेरे आंसर्स में से उन्होंने क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दिया, और जो मेरी बैंड बजी, माय गॉड मैं बता नहीं सकती मेरी कितनी बैंड बज रही थी उस टाइम। क्योंकि पहले तो पार्ट इतने अच्छे गए, बट लास्ट में आगे वाई हाउ, मतलब इतनी ज़्यादा वो मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं तो अटकेगी। बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैंने आपको बताया मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड थी, मैं बोले जाऊँ। लाइक मैं अभी जैसे बोल रही हूँ ना, तो मैं वैसे भी कुछ ना कुछ बोली जा रही थी कि उन्होंने जो क्वेश्चन करा मैं एटलीस्ट उसकी 1 या 2 लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन दूँ ही दूँ। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे आंसर में से उनको मौका ना मिले क्वेश्चन ढूंढने का, बट दे स्टिल क्वेश्चनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट जब लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, उन्होंने कहा ओके, उन्होंने ना मेरा आंसर पूरा नहीं होने दिया। तो उन्होंने कहा दैट्स इट, यू मे गो नाउ। मैं 2 मिनट देख रही, मैंने ऐसी रिएक्शन दिया उन्हें, कहते यस यू मे गो नाउ, यू आर डन विद योर एग्जाम। तो मैं उसके बाद निकली। उसके बाद प्रेशर तो कम हो गया, बट थोड़ा डर था कि लास्ट पार्ट कैसा गया यार, कैसा नहीं। बट जब नीचे आई कार में, पापा ने पूछा कैसा गया, मैंने कहा, कह रहे सिर क्या हिला रही है, कैसा गया? मैंने कहा ठीक था। कह रहे ठीक था? मतलब उनको भी टेंशन हो रखी थी। तो मतलब उस टाइम ऐसा मैंने कहा हाँ। कह रहे आ जाएंगे 7-8 मिनट। मैंने कहा हाँ आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने पे बताऊंगी, अभी नहीं कुछ कह सकती। ओके, अब आई LRW की बारी, जो कि 1 डे छोड़कर था मेरा स्पीकिंग के बाद। तो LRW में भी मैं अगेन जल्दी पहुंच गई थी। तो 2.5 आवर वेट करने के बाद मेरा LRW का एग्ज़ाम शुरू हुआ। उसमें उन्होंने वही कोरोना की रिस्ट्रिक्शन, मास्क एंड ऑल लगवाया, सैनिटाइज करा। उसके बाद जब अंदर, तो उन्होंने ना मास्क उतरवा के हमारी शक्ल देखी, हमारा पासपोर्ट लिया पहले, फिर शक्ल देखी।
वो इस तरीके से शक्ल देख रहे थे हमारे, जैसे हम कोई क्रिमिनल हो और फेक आईडी दिखा रहे हो अपने, और वो मैच करने की कोशिश कर रहे हो कि ये सेम बंदा है। मतलब वो जो उनका रिएक्शन होता है ना उस टाइम देखने वाला होता है कि भाई हमारा पहले इतना दिमाग खराब हो रखा है, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। उस टाइम ऐसे ही आता है दिमाग में। बट वो चलो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कोई और बच्चा ना आ जाए किसी और का पेपर देने, बिकॉज इट्स इलीगल। तो ठीक है, बट थोड़ा सा तो एक स्माइली फेस होता है, वो नहीं था उनका, बिल्कुल नहीं था। चलो एग्ज़ाम शुरू हो गया। लिसनिंग अच्छी रही, नो डाउट। रीडिंग सब अच्छा गया था, बट जो बच्चे मे बी जो बच्चे अब आइल्स कर रहे होंगे उन्हें पता होगा लिस्ट ऑफ हेडिंग। मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। उसमें ना कुछ हेडिंग्स गिवन होती हैं, तो उसमें आपको पैसेज से रिलेटेड बताना होता है कौन सी वाली मैच कर रही होती है। पैसेज के पैराग्राफ कम होते हैं, हेडिंग बहुत सारी होती है। सो आप इनके ऑज आ जाते हो, तो इस कारण थोड़ा मेरा हो गया कि मैं वहाँ स्टक हो गई। और वैसे भी मेरा वीक पॉइंट था वो, और उसमें इतना ज़्यादा मैं स्टक हो गई कि मतलब ये गलत नहीं होनी चाहिए, ये गलत नहीं होनी चाहिए। उसको ना गलत करने के चक्कर में ना लास्ट के 10 मिनट बचे मेरे पास, जिसमें मुझे पूरा लास्ट पैसेज करना था। और मैंने कहा ये तो भाई वो वाली बात होगी, आगे कुआं पीछे खाई, या तो करो या तो मरो। तो मतलब बहुत ज़्यादा बहुत माड़ी हुई थी मेरे साथ। अगर मैं कहूँ चलो भाई रीडिंग भी खींच खिंचा के हो गई, लास्ट बची राइटिंग। टास्क 1 बहुत अच्छा गया। टास्क 2 में जो टॉपिक था ना मेरे सिर के ऊपर से, सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये कहाँ से आ गया है, कौन है भाई तू, मैं नहीं जानती तुझे, मेरा ये रिएक्शन था उस टाइम। तो चलो किसी तरह समझा, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने गलतियां करी हैं अपने टास्क 2 में। मुझे विश्वास नहीं था मेरा इतना स्कोर आ जाएगा, पर उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक स्कोर था, क्योंकि जो उन्होंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू पूछे थे मतलब टोटली डिफरेंट था। मैंने कभी ऐसा टास्क 2 करा ही नहीं था। 2 के भी 3 ही पूछे हुए थे, जिसमें से मैंने एक एक्सप्लेन करा था। आप सोच सकते हो, एक एक्सप्लेन करा था, उसमें भी मतलब मैं सोच रही हूँ मेरा स्कोर आ ही कैसे गया, उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी चेकिंग में। सॉरी, बट फिर भी लिखा तो अच्छा ही था। और ऑब्वियसली एक मेरा प्लस पॉइंट है कि मेरी राइटिंग अच्छी है, और बाकी मुझे रूल्स वगैरह पता थे कि एब्रीविएशन नहीं होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए, तो मैंने उसका ध्यान रखा। ओके, अब आई रिजल्ट की बारी। तो आई स्कोर्ड विद, बता दूं, आई स्कोर्ड ओवरऑल 7 बैंड्स। इट्स टू मच फॉर मी। सो मेरे घर वालों का रिएक्शन भी था, तेरे 7 बैंड आए। उन्होंने मेरे से कहा कि मैंने मैम से दोबारा पूछा आपने, मैंने जैसे कि उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, दामिनी यू गॉट 7 बैंड्स। मैंने कहा माय गॉड व्हाट। मैंने मैम को कॉल, मैम मेरा ही है ना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आपका। मैं कहा मैम दोबारा चेक कर लो। कह रहे यस दामिनी यू स्कोर्ड विद 7 बैंड्स, यस। जिसमें मेरे लिसनिंग में थे 7.5, रेस्ट ऑफ ऑल 6.5। मतलब इतना बुरा भी स्कोर नहीं था, एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मैं तो 6 या 6.5 की एक्सपेक्टेशन रख के चल रही थी, और 7 आ गया। थैंक यू। मतलब गर्व सा फील होता है कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक तो लाई, क्योंकि एक तो था ना कि दोबारा नहीं देना, जो मर्जी हो जाए पेपर तो दोबारा देना ही नहीं है। ये है कि तुम्हारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी या तो वे टू हेल बनेगा। तो मैंने उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाने की सोची, क्योंकि मैंने मेहनत भी करी थी। अब अगर मैं आपको आज का सरप्राइज रिवील करूं, जिसके लिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है, मैं हूं। सो ये है वो सरप्राइज। गौर से देखो इस सरप्राइज को। सो जोक्स अपार्ट, मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की, जिसमें सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। लाइक जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंटरव्यू लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या फिर जो IELTS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इवन उनके लिए जिनको इंग्लिश का ए भी नहीं आता, तो मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियो से। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी मौका है, जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाली वीडियोस को। बाकी बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके। ऐसी और भी वीडियोस मैं बहुत सारी लाने वाली हूँ अब, तो जल्दी से जाइए लाइक कर दीजिए
और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को बहुत सारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक नवी वीडियो के साथ। बाय बाय।